हेलो गाइस, वेलकम टू पिच परफेक्ट। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली हम नेटवर्क पे बात करने वाले हैं बाबर आजम की, जो कि जब से उन्होंने खेलना शुरू किया और अब तक वो खेल रहे हैं तो अब उनकी नेटवर्क कितनी है। फिर हमने इसको कैटेगराइज किया है, उनकी सैलरी पे बात करेंगे कि मंथली वो कितनी सैलरी ले रहे हैं इस वक्त, ओडीआई मैचेस में उनकी मैच फ़ीस कितनी है, टेस्ट मैचेस में मैच फ़ीस कितनी है, और मज़ीद उनके एसेट्स पे बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप सबको पता है कि बाबर आजम जो है वो आईसीसी की जो कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी का, उसके मुताबिक एक कैटेगरी में लाइक रखते हैं, जिसमें उनकी जो सैलरी है एक कैटेगरी के हिसाब से वो तकरीबन उनकी बनती है 4 बिलियन के करीब। ठीक है, जो पाकिस्तानी 40 लाख रुपए बनते हैं वो तो वो ले ही रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत। उसके अलावा जो उनकी मैच फ़ीस है वो उसको हमने कैटेगराइज किया है। ओडीआई में जो उनकी मैच फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली बनती है आपकी 7 लाख के करीब। और जो T20 की कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो उसमें वो जब एक मैच खेलते हैं तो एक मैच के लिए उनको जो पैसे मिलते हैं वो 5 लाख के करीब पैसे मिलते हैं, जो कि टेस्ट में और बढ़ जाता है। टेस्ट में और ज़्यादा फीस लेते हैं वो, जो कि वो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के करीब चार्ज करते हैं एक टेस्ट मैच खेलने का। इसके अलावा अगर हम बात करें PSL की, तो लास्ट ईयर जब वो PSL में कैटेगरी में PSL पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेले थे और उनको जो बाय किया गया था वो तकरीबन $1,30,000 में बाय किया गया था, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 3.6 करोड़। और इस बार वो कीमत और बढ़ गई है, दोबारा से वो प्लेटिनम कैटेगरी में ही उनको बाय किया गया है और वो इस बार किया गया है उनको 6 करोड़ रुपए में। तो ये तो रही PSL की बात। उसके अलावा मैच फीस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर उनके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स उनके पास भरपूर हैं। स्पेशली हम इस वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी कार्स की बात करें और बाइक्स की बात करें तो कार्स जो उनके पास मौजूद हैं वो हैं उनके पास ऑडी A5, जो कि आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके अलावा BMW है उनके पास, जो उनको गिफ्ट मिली थी। फिर उनके पास एक कार है जो कि BJ40+ है, जो कि जीप है, जो 2018 में वेस्ट इंडीज़ जो टूर था उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ बने थे वो, तो उनको वो जीप जो है वो एज ए गिफ्ट मिली थी वहाँ पे। फिर उनको बाइक्स हैं उनके पास, R1 यामाहा है उनके पास, जिसकी वर्थ बनती है तकरीबन 25 लाख के करीब पाकिस्तानी। उनके पास BMW है RR310, जो कि 7 लाख के करीब बनती है जिसकी वर्थ। उसके अलावा एक और जो ज़बरदस्त एसेट है उनके पास, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, वो उनके पास है लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, जिसकी वर्थ बनती है तकरीबन 25 करोड़ के करीब। वो भी है उनके पास, बाबर आजम के पास। और अभी उनका एक एडिशन हुई है उनकी कार्स में, जो कि उन्होंने ली है ऑडी की ई-ट्रॉन GT। वो भी उनकी कार के जो एसेट्स हैं उसमें ऐड हो चुकी है। अच्छा, आपको पता है कि बाबर आजम बहुत ही बड़े ब्रांड इंडोर्समेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और उसमें अगर बात करें कि टॉप ब्रांड्स जो हैं जिन्होंने उनको अपना एज अ क्लाइंट बनाया हुआ है, उसमें टॉप पे जो है वो वीवो है। ठीक है, फिर हेड एंड शोल्डर्स है, HBL है, हुआवे है, यूफोन है। ग्रेनिकल्स के साथ काफ़ी टाइम से वो कॉन्ट्रैक्ट में थे, अब CA के साथ आ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो ब्रांड जो टॉप ब्रांड्स हैं जिनके लिए वो चार्ज करते हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ लेते हैं वो ईच ब्रांड से। तो ये तो रही उनकी ब्रांड्स की बात। फिर आपको उनके घर का पता है, उनका जो घर है वो DHF फेज़ 5 में है, और जो कि काफ़ी लग्जरी अपार्टमेंट। सोशल कॉजेज़ की तरफ अगर आ जाएँ तो उसमें बाबर आजम जो है वो नून ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक नून अकेडमी के नाम से, जिसको वो 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस डोनेट करते हैं फॉर 250 स्टूडेंट्स पर ईयर। 2024 से उन्होंने ये शुरू किया है काम, और 2025 में भी आई होप कि वो दोबारा से इस पर डोनेट करेंगे, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। अच्छा, तो नेटवर्क के हिसाब से अगर मैं नेटवर्क की बाबर की आजम की बात करूँ तो नेटवर्क जो उनकी है अप्रॉक्सीमेटली $6 मिलियन के करीब है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 1,400 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं पाकिस्तानी प्लेयर की बात करूं, और उसी को लेके अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंसेस स्टैट्स पे तो दिखती हैं उनकी, स्टैट्स पे तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त। लेकिन जब इम्पैक्ट की बात आती है तो वो इम्पैक्ट अपना क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा उनको बड़े बड़े इवेंट्स में देखा है, वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर सके। स्पेशली ICC इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ना होने के बराबर है, और कोई भी ICC इवेंट वो पाकिस्तान को अब तक जितवा नहीं सके हैं। तो तला भाई, ICC इवेंट्स के बारे में मैंने सवाल किया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें, ये एक बहुत अलग कहना होगा ये बात कि ICC इवेंट्स जो है वो जितवा नहीं सके। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि नेटवर्थ उनकी इतनी है, ये नेटवर्क उनकी कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक नेटवर्क उनकी जो है $6 मिलियन है,
और 1400 करोड़ के करीब है। लेकिन अगर देखा जाए तो शाहिद आफरीदी है, शोएब अख्तर है, शोएब मलिक है, इनकी नेटवर्क जो है मल्टीप्लाई बाय 5 बाबर की होंगी। तो हम ये बात तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अब आपने ये जो फिगर्स देखे आपको भी अंदाज़ा और होगा कि एक बंदे ने इतना कमाया, इतनी बड़ी पब्लिक प्रोफाइल बना, तो परफॉर्मेंसेस को लेके जो है लाजमी जो है वो पब्लिक को जो है ये चीज़ होती है कि यार इवेंट नहीं जितवा सके। अगर आप देखें आजकल वो वाला मामला चल तो रहा है कि 90s के लौंडे और आज के लौंडे, तो भाई 90s के लौंडे जो थे उन्होंने भी 92 के अलावा जो है उनको इतने इवेंट्स मिले, उन्होंने भी उस बड़े इवेंट्स के अंदर कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी। ख़ासकर शोएब अख्तर जिस तरह से बात कर रहे थे, शोएब अख्तर की भी जो है आईसीसी इवेंट्स के अंदर एज सच हमें कोई परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती, सिवाय उन 2 फास्ट बॉल्स के जो उन्होंने 161 के हिसाब से जो है वो स्पीड से बॉल की थी। तो ठीक है, ये अवाम का गुस्सा जो है वो जायज़ होता है, बट आपने सिर्फ प्लेयर के ऊपर नहीं देखना। प्लेयर जो होता है वो एक सिस्टम के अंडर में आता है और वो सिस्टम जो है उसको चला रहा होता है। बाबर आजम की पुअर परफॉर्मेंसेस लास्ट 2 साल से चल रही हैं, उसके बावजूद भी टीम से वो ड्रॉप नहीं हो रहा। सारा गेम है कि वो ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा। अब जैसा कि शाहजेब ने आपको बताया कि उनके साथ जो है एंडोर्समेंट इतनी है, एडवर्टाइजमेंट्स इतनी है, इतने स्पॉन्सर्स हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं कि स्पॉन्सर्स जो हैं उसका जो कट है वो पीसीबी नहीं ले रहा होगा? जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा प्लेयर है जिसके पास इतना बड़ा स्पॉन्सर्स हैं, तो उसका कट जो है वो पीसीबी लाजमी ले रहा है। 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था हमारा इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो प्लेयर राइट्स थे उसके अंदर से पीसीबी ने जो है वो 10 अरब से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ जो थे वो प्लेयर राइट से जो है रेवेन्यू के अंदर जनरेट किए थे। तो अब आप खुद सोचें कि एक इतनी बड़ी प्लेयर प्रोफाइल है जिसके साथ इतने सारे स्पॉन्सर हैं, और वो स्पॉन्सर खाली बाबर आजम के साथ नहीं है, वो इन कॉमन जो है वो पीसीबी के साथ भी हैं। तो एक पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर होता है कि एक प्लेयर के ऊपर उसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम उसको कैसे टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे प्लेयर को जो है इसलिए ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा बात है पैसे की। दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेट ये हुई है, बाबर आजम ने ठीक है भाई वो उसने अपनी यहाँ पे तो कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बात यह है कि क्या क्रिकेट उनकी सेकंड प्रायोरिटी बन गई है इन तमाम चीज़ों को लेकर कि वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। दुनिया के अंदर डाउनफॉल हर अच्छे बड़े प्लेयर के ऊपर आता है। विराट कोहली के ऊपर इतना बड़ा डाउनफॉल आया, लेकिन विराट कोहली की पीआर टीम ने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से हमारे यहाँ हुआ बाबर आजम के साथ लेके, कि एक प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ को इतना चढ़ा के पेश कर दिया गया कि वो प्लेयर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने परफॉर्मेंसेस की बात करी, भाई देखें 2 साल तक आईसीसी अवार्ड जीतना, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतना लातादाद बायलैटरल सीरीज के अंदर कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आज भी जो है 19 सेंचुरीज सबसे कम मैचों के अंदर जो है वो उसने बाबर आजम ने ही बनाई हुई है। यही वजह थी जो उसके पास स्पॉन्सर आए, जिन स्पॉन्सर ने और इसी पब्लिक ने जो है उसको बड़ा प्लेयर बनाया था। अब हमने तो उसको किंग का नाम नहीं दिया था, यही आवाम थी जिसने किंग उसको बनाया, तो अब बर्दाश्त भी करें ये चीज़। मसला सारा ये है कि इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना था, वो उसको हैंडल किसने करना था? मैनेजमेंट ने करना था। जिस तरह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो चुका है, वैसे ही हर इदारा जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ है, जिसके अंदर जो है प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। अब देखें ना, पीआर टीम जो है वो उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रही है, जबकि उसको ड्रॉप करना चाहिए था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए था। और आपको एक और अनफॉर्चुनेट कंडीशन बताऊं बाबर आजम से रिलेटेड कि नेटवर्क इतनी हो गई उसकी नेटवर्क, उसके वालिद साहब के आपने बयान देखे किस तरह से, मतलब ऐसा लगता है कि उसका सबसे बड़ा एजेंट जो है भाई उसके वालिद साहब है। ऐसा कभी आपने किसी दुनिया के अंदर किसी प्लेयर को देखा कि उसका बाप जो है इस तरह से ट्वीट्स कर रहा है। दूसरी चीज़ एक अनफॉर्चुनेट ये है कि बाबर आजम का जो फाइनेंशियल तमाम मामला हैं वो उसका भाई चला रहा है। तो जब पैसा फैमिली के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है ना, तो फिर यही सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब बाबर आजम से जो है ना सब फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्स हो, चाहे वो उसके साथ जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पीआर एजेंसीज़ हैं, चाहे उसकी फैमिली है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो है ना एक ऐसे ट्रैप के अंदर फाइनेंशियली फंसा है कि वो उसने क्रिकेट के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया है। वरना इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर जो है ऐसा हो नहीं सकता कि वो इम्प्रूव करे। तो जब प्लेयर इम्प्रूव करना रुक जाता है ना, तो उसका मतलब उसका फोकस कहीं ना कहीं और हो जाता है। तो ये है एक वजह है कि बाबर आजम के साथ जो है ना एक अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन हो गई है कि आपके पास एक इतना बड़ा प्लेयर आया, उसको आप जो है मिस हैंडल कर गए। उसको पहले कप्तानी को लेके इतने बड़े इश्यूज हुए, कप्तानी के साथ फिर टीम में ग्रुपिंग वाले मामला हुए, और उसके अंदर मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा भाई
ये रमीज राजा जो हमारे रैम्बो भाई हैं ना, इनका मसला था सबसे ज़्यादा। प्लेयर पावर आपने इतनी बड़ी बना दी, और फिर अब देखें ना, मीडिया भी जो है ना बड़ा ख़राब रोल प्ले करती है। यही आज मीडिया जो बाबर आजम को गालियाँ बक रहा है, यही मीडिया जो था जो बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाता था। बाबर आजम से कुछ मैच में रन नहीं हो पाते थे तो कभी वो केन विलियमसन के पास पहुंच जाते थे, कभी वो स्टीव स्मिथ के पास पहुंच जाते, कभी विराट कोहली के पास पहुंच जाते। आउट ऑफ नोवेयर कोई बाबर आजम का जिक्र नहीं होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में पूछते हैं जी बाबर आजम कैसा प्लेयर है। लाज़मी बात है, क्रिकेटिंग फैटर्निटी के अंदर वो तो यही बोलेगा ना कि अच्छा प्लेयर है। जब वो अच्छा प्लेयर बोल दिया तो वो पूरी हेडलाइन बना के लगा देते थे कि बाबर आजम जो है जी बहुत बड़ा प्लेयर है। वो पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट करती थी। अब जब पूरी दुनिया में सर्कुलेट करती थी तो एक नैरेटिव जो है वो बन जाता है। हालांकि वो नैरेटिव जो है वो बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं थी उस नैरेटिव की, बस वो बन गया तो वो जी बड़ा प्लेयर बन गया। अब वही बात है कि आज से 2.5-3 साल पहले के अगर आप उठा के देखें मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे बाबर आजम के बारे में इतनी जो है उनकी प्रेस की हुई है, इतने जो है गुण गाए हैं सारा। उस वक्त कोई नहीं देख रहा था कि मसला कहाँ पे आने वाला है, लेकिन अब जो मसला है वो बहुत बड़ा है। तो देखें, नेटवर्थ उसकी ज़्यादा है, इससे तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम इम्प्रूव कब करेगा, और वो इम्प्रूव उसी वक्त कर सकता है जब उसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे होंगे, उसकी PR के अंदर जो लोग हैं वो अच्छे होंगे, उसको साइकोलॉजिकल जो है वो उस चीज़ के ऊपर लेके जाएंगे कि वो इम्प्रूवमेंट करे। तो ये है भाई बाबर आजम का मसला जो मैंने अब तक जज किया है। बाकी जहाँ तक रहती है ड्रॉप ना करने की बात, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि बाबर आजम को इसीलिए ड्रॉप नहीं किया जाता कि वो इतना बड़ा जो है रेवेन्यू जनरेट करके ला रहा होता है एज एन इंडिविजुअल सिंगल प्रोफाइल के अंदर, कि उतना बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान में इस वक्त PCB को कोई और नहीं दे रहा। तो ये है असल में वजह। देखिए, मैंने पहले जिक्र किया कि बाबर आजम की जो वर्थ है वो $6 बिलियन के करीब है, $6 मिलियन के करीब, सॉरी, पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1400 करोड़ बनते हैं। उससे हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है जब आवाम ये सुनेगी कि इतनी ज़्यादा सैलरी बाबर आजम ले रहा है, यहाँ से पैसे उसके पास आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, और परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं है जो आवाम चाहती है उससे। आवाम, क्योंकि आवाम ने ही किंग बनाया, जैसे कि आपने कहा आवाम ने किंग बनाया, और आपने शोएब मलिक की जिक्र किया साथ में, शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी का। तो शोएब मलिक को अगर आप देखें तो थ्रू आउट द ईयर्स उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आया वो अपनी बैटिंग में। वो इस तरह का प्लेयर नहीं था कि वो सिक्सेस मारता था, लेकिन वो T20 खेला, दुनिया भर में जाके डिफरेंट लीग्स खेला, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपनी बैटिंग को एनहेंस किया। लेकिन बाबर आजम जो है वो अभी भी वहीं पे फंसे हैं। उनसे अभी भी सिंगल डबल का जब गेम होता है तो वो उसमें भी उनको थोड़े बहुत मसले होते हैं। मैंने आपको बताया ना सिचुएशन क्या थी। हम तो बहुत अरसा पहले से ये बात करते आ रहे थे कि बाबर आजम या रिजवान, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो T20 खेलने के काबिल है, वरना दोनों का टीम में होना जो है मुनासिब नहीं है, और उसके जो है नुकसानात हमने देखे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, वो एक प्लेयर क्यों मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर T20 का भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन बाबर आजम ही है। 3 सेंचुरियाँ जो पाकिस्तान की तरफ से T20 के अंदर विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200 नियरली बाबर आजम ने ही स्कोर किए हैं। अब वो किस टाइम पे स्कोर किए हैं, और अब उसको स्कोर किए हुए कितना टाइम हो चुका है, तो इतना टाइम हो चुका है कि अब कमबैक हो जाना चाहिए था। कमबैक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि भाई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। मुझे अच्छी तरह याद है साउथ अफ्रीका के टूर के अंदर बाबर आजम ने जो है 41 बॉल 50 की थी, जिसके ऊपर रमीज राजा साहब ने ही बोला था कि इस तरह की क्रिकेट जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट मैच में ही बाबर आजम ने 49 बॉल 100 की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अंदर, तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा था यही एक प्लेयर की अच्छी वो है स्ट्रेटेजी कि वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, कंडीशंस के हवाले से जो है अपने गेम को जो है चेंज करता है, इम्प्रोवाइज करता है, और फिर उससे रिजल्ट्स पैदा होते हैं। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बाबर आजम जो है बिल्कुल ही शैटर हो गया। उसके बाद से वो बाबर आजम हमें दिखा ही नहीं, रेंज ऑफ शॉट्स उसकी ख़त्म हो गई, पता नहीं किस जो है वो बेचारा जो है उससे फंस चुका है। और अब जो है वो आवाम का लाजिम बात है, जब जितना बड़ा प्लेयर होता है उसको इतना बड़ा क्रिटिसिज्म जो है फेस करना पड़ता है। तो ये है मसला भाई बाबर आजम के साथ, और इस मसले को सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, जो उसके इर्द गिर्द मैनेजमेंट है और जो PCB के मीडिया मैनेजमेंट जो रन कर रहे हैं, या PCB के जो करता धरता है ना, उनको भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है कि भाई अब उसको किस तरह से जो गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारें, उसकी जितनी क्रिकेट बाकी रह गई है उसको बेहतर अंदाज में जो है उससे जो है मुस्तफ़ीद हो जाए हम लोग। चलें, हम तो दुआ करते हैं कि बाबर आजम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ और जो मतलब क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करें। हम तो दुआ गो हैं उनके लिए, हमेशा से दुआएं करते आए हैं कि ये सीरीज़ T20 के अंदर नहीं है, लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि वो अगली T20 सीरीज़ के अंदर वापसी कर जाएगा। और उसकी क्या वजह है, जब वो वापसी करेगा तब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या वजूहत थी वो वापसी करेगा। नए प्लेयर्स लेके गए, वापसी तो करेगा ना, फिर वो नहीं वो वापसी करेगा, लेकिन क्या वजूहत है इसका बाद में डिस्कस करते हैं।
ठीक है, फिर हमारी वीडियो को जो है वो आप शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस जो है आपके लिए आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।